प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370-35A के निरसन के 7 वर्ष पूरे होने पर उनके महत्व के बारे में बताया। पाँच अगस्त का दिन महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता है। 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुए। कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक विकास पर बल देने वाले संस्कृत शुभस्तंभ साझा किए। संसद प्रश्न अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड सेबी ने 31 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिलने के बाद फंड का संचालन शुरू हो गया है। 24 जुलाई 2026 तक योगदान समझौते के अंतर्गत इन एसपीएसी ने इस फंड में कुल 188.93 करोड़ रुपए का योगदान दिया। वित्त वर्ष 26-27 में 182.87 करोड़ रुपए शामिल है। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड में निवेश समिति ने निवेश के लिए 3 स्टार्टअप का चयन किया है। कैटेगरी 2 वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उभरते हुए स्पेस टेक स्टार्टअप को इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना ताकि वे नई तकनीकी का विकास, उनका व्यवसायीकरण और अपने परिचालन का विस्तार कर सकें। गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव रेटेड प्रमाणन यान, ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू स्केप सिस्टम, बुनियादी ढांचा परीक्षण मिशन, उड़ान संचालन नेटवर्क, क्रू रिकवरी ऑपरेशन। इसके साथ ही गगनयान विकसित नई प्रणालियों के प्रदर्शन में जमीनी योग्यता परिणाम भी परीक्षण जारी है। पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन 2027 तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को वर्ष 2035 तक संचालन में लाने का लक्ष्य रखा है। इसरो ने 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के समग्र संरचना तैयार कर ली है। सरकार ने BAS-01 के पहले मॉड्यूल के विकास और परीक्षण को मंजूरी दे दी है। BAS-01 सिस्टम इंजीनियरिंग तथा विभिन्न उपप्रणालियों की तकनीकी विकास गतिविधियां इसरो के विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में जारी है। मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में 8 मिशनों को पूरा करने के लिए 20,193 करोड़ रुपए बजटीय आवंटन की मंजूरी दी थी। इसरो के टक्कर बचाओ अभियान के बारे में जानकारी। निम्न पृथ्वी कक्षा लियो यानी 2000 मीटर से कम ऊंचाई वाले मौजूद उपग्रह क्षेत्र में अधिक संख्या में अंतरिक्ष मलबे और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं की मौजूदगी के कारण टक्कर के खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। भारत में 22 सक्रिय उपग्रहों के लियो मौजूद 20 सक्रिय उपग्रहों का टक्कर खतरा अधिक है। 2025 में 20 और 2026 तक 9 टक्कर बचाओ अभियान किए गए हैं इसरो द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष वस्तुओं के तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान के लिए राज्य की देयता और बीमा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्पेस द्वारा तैयार किया गया भारतीय अंतरिक्ष वस्तुओं से उत्पन्न तीसरे पक्ष के नुकसान के प्रति राज्य की देयता से संबंधित नीति ढांचा और दिशा निर्देश फिलहाल विचाराधीन है। वर्तमान में श्रीहरिकोटा स्थित मल्टी ऑब्जर्वेटरी ट्रैकिंग राडार निम्न कक्षा में
निम्न पृथ्वी कक्षा में आकार की वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम है। जीओ की ऊंचाई तक 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम है। अंतरिक्ष मलबा कम करने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत वर्ष 2024 में मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन पहल की घोषणा की। इसमें इसरो का लक्ष्य निकट भविष्य में सरकारी और निजी सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को शून्य मलबा सुरक्षित करना है। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान ने मानव अंतरिक्ष उड़ान आवश्यकताओं को प्रमाणित करने के लिए विकास गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है: मानव रेटेड प्रक्षेपण यान, ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम और संरचना तैयार परीक्षण मॉड्यूल, क्रू रिकवरी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। भारत सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। परमाणु ऊर्जा परियोजना या निर्माण अवधि 10 से 12 वर्ष होती है। मध्य पूर्व संघर्ष के बाद किसी विशिष्ट परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। रावर्त भाटा राजस्थान में है। RAPP-8 क्षमता 1:7 अपेक्षित पूर्ण क्षमता स्थिति। यूनिट 8 कमीशनिंग के उन्नत चरण में वर्ष 2026 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी गोरखपुर हरियाणा में GHAVP-1 एवं 2 है। 2x700 मेगावाट क्षमता। निर्माण और कमीशनिंग का कार्य प्रथम कंक्रीट डालने की तिथि से 6 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। स्वदेशी है। कुडनकुलम तमिलनाडु में KKNPP-3 और 4 है। क्षमता 2x1000 मेगावाट है। जून 2027 या 2028 में अपेक्षित पूर्ण तिथि है। विदेशी प्रौद्योगिकी है। KKNPP-5/6 2x1000 मेगावाट क्षमता। जून 2029 से 30 में विदेशी प्रौद्योगिकी और कलपक्कम तमिलनाडु में PFBR 1x500 मेगावाट 6/4/2026 को क्रिटिकलिटी प्राप्त हुई। स्वदेशी और कैगा कर्नाटक में कैगा 5 और 6 2x700 मेगावाट जून 2031 से 32 तक। स्वदेशी है। पूर्व परियोजना गतिविधि अधीन गोरखपुर हरियाणा में। चुटका मध्य प्रदेश में। चुटका 1 और 2 2x700 मेगावाट क्षमता स्वदेशी है। परियोजना के 2030-32 तक क्रमिक रूप से पूरा होने की उम्मीद है। माही बांसवाड़ा राजस्थान में माही बांसवाड़ा 1 और 2 700 मेगावाट के 2 रिएक्टर हैं। स्वदेशी है। माहीवाड़ा 3 और 4 में 700 मेगावाट 2 स्वदेशी हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में FBR 1 और 2 500 मेगावाट 2 रिएक्टर स्वदेशी हैं। नियमित परमाणु ऊर्जा स्थल प्रस्तावित परियोजना रावत भाटा राजस्थान में स्वदेशी। काकरापार गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। जैतापुर महाराष्ट्र में। कोव्वावाड़ा आंध्र प्रदेश में। हरिपुर पश्चिम बंगाल में। मीठी विरडी गुजरात में और भीमपुर मध्य प्रदेश में। परमाणु ऊर्जा मिशन और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर वित्त वर्ष 2026 में केंद्रीय बजट में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अभिकल्पन, विकास और तैनाती के लिए 20,000 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य से 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR का विकास और संचालन सुनिश्चित करने के लक्ष्य का संवर्धन प्राप्त करना है। इस संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग की एक घटक इकाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने SMR का प्रदर्शन इकाइयों के अभिकल्पन और विकास का कार्य प्रारंभ किया है।
इसमें विद्युत उत्पादन 220 मेगावाट क्षमता भारत के लघु मॉड्यूलर रिएक्टर पर BSMR 255 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR 55 तथा प्रक्रिया ऊष्मा उत्पादन के लिए 5 मेगावाट तापीय क्षमता तक का उच्च तापमान गैस शीतित रिएक्टर शामिल है, जिसे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त ताप रासायनिक चक्र के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन SMR की स्थापना 60 से 72 माह का समय लगेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR 255 मेगावाट क्षमता वाले लघु मॉड्यूलर SMR 55 हाइड्रोजन उत्पादन के 5 मेगावाट क्षमता वाले उच्च ताप गैस शीतित रिएक्टर में अविकल्पित विकास कार्य प्रारंभ किया है। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की तैनाती केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर अभिकल्पित हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में कल्पक्कम स्वदेशी रूप से अभिकल्पित निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक प्रथम कैपेबिलिटी प्राप्त की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रशिक्षण के व्यवहार को उतारकर आय बढ़ाने का आह्वान किया। झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में किसानों और पशुपालकों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। कोयला क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और बाजार आधारित आवंटन के प्रमुख सुधारों, वाणिज्यिक कोयला खनन बिना किसी तकनीकी व विद्युत पारदर्शिता क्षमता का स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, राजस्व साझाकरण मॉडल, पारदर्शी और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की सूचना शुरुआत, समर्थन और नीलामी अप्रसत राजस्व साझाकरण में परिवर्तित हो गई। सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक कोल इंडिया लिमिटेड सभी गैस लीकेज कोयले के एक विंडो के माध्यम से शुरू किया है। शक्ति नीति का सरलीकरण, 2 चरणों में सरलीकरण। पहला चरण अधिसूचित मूल्य, दूसरा चरण अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर मौजूद लिंकेज 100% PLF आवश्यकता की खरीद कर सकेगी। कोल सेतु विंडो गैर विनियमन क्षेत्र लिंकेज नीलामी नीति के तहत शुरू की गई विंडो अंतिम उपयोग प्रतिबंधों के बिना नीलामी आधारित लिंकेज स्व-उपयोग कोयला की धुलाई या निर्यात के पूर्ण लचीलेपन प्रदान करती है। कार्यकुशलता, व्यापार में सुगमता के लिए सुधार, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अन्वेषण, 44 निजी कंपनियों को APA के रूप में सूचित किया गया। अन्वेषण लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त हो गई। वैज्ञानिक संशोधन, खान विकासकर्ता और संगठन मॉडल, कोयला धुलाई। सरकार का लक्ष्य मिशन कोकिंग कोल के अंतर्गत 2030 तक देश में कोयला धुलाई क्षमता 58 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। डिजिटल माइनिंग, कोयला मंत्रालय ने कोयला के उत्पादन, प्रेषण, भंडारण, परिवहन, तत्क्षण निगरानी के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड की शुरुआत की है। कोयला गैसीकरण और UGC 2030 तक 100 मीट्रिक टन गैसीकरण क्षमता लक्ष्य के लिए 8500 करोड़ रुपए, जिससे 8 परियोजनाएं पहले स्वीकृत हो चुकी हैं। 37,500 करोड़ रुपए परिव्यय वाली 2 प्रमुख परियोजनाएं
को मंजूरी दी गई। नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2027-28 तक 3 गीगावाट और 2029-30 तक 9.5 गीगावाट की शुद्ध शून्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ चरणबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कार्य योजना अपनाया है, जिसमें 558 मेगावाट पहले से ही यूटिलिटी और कैप्टिव परियोजनाओं में स्थापित है। देश में घरेलू कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019-20 में 731 मिलियन टन से बढ़कर लगातार 2 वर्षों तक 1 बिलियन टन से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 24-25 में 1047.57 मीट्रिक टन, वित्त वर्ष 25-26 में 1039 मीट्रिक टन पहुंच गया है। कुल मिलाकर 139 फर्स्ट मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत इन्वेंट्री आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात ढांचा अधिसूचित किया है। ट्राई ने एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवा विनियमन अधिनियम 2024 की गुणवत्ता सेवा मानकों में संशोधन के मसौदे पर परामर्श पत्र जारी किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक्सेस वायरलेस और वायरलाइन और ब्रॉडबैंड वायरलाइन सेवा विनियमन 2024 की सेवा गुणवत्ता मानक प्रस्तावित समझौते पर परामर्श जारी किया, जिसमें हितधारकों टिप्पणी की प्रति आमंत्रित की गई है। डाक विभाग दिल्ली परिमंडल द्वारा राखी डाक की बुकिंग हेतु विशेष व्यवस्थाएं दिल्ली एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों सहित 34 प्रमुख डाकघरों में विशेष काउंटर स्थापित हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों से राखी की सुरक्षित समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अपनी 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाएं लाभ उठाने का आग्रह किया है। इस वर्ष रक्षाबंधन राखी पर्व दिनांक 28/8/2026 को मनाया जाएगा। राखी संबंधित डाक वस्तुओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य डाक विभाग निम्नलिखित डाकघरों में 22/8/2026 तक राखी डाक की बुकिंग हेतु विशेष व्यवस्था है। वन उत्पाद आधारित सहकारी समिति सरकार झारखंड, गुजरात में जनजातीय जिलों सहित जनजातीय क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और अन्य आजीविका कायाकल्प में लगी सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जनजातीय समुदाय सहित कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, लघु वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने पर बल देती है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा एसएचजी या वन धन केंद्रों के रूप में समूहों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। पीएसीएस के माध्यम से पीएमबीजेके का विस्तार। जनौषधि केंद्रों जेके 3 वर्षों के दौरान जनौषधि केंद्रों जेके के रूप में कार्य कर रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पीएसीएस के माध्यम से बेची गई दवाओं की साल दर साल मात्रा संलग्नता में दिखाई गई है। पीएमबीजेके के तौर पर
काम करने वाले पीसीएस की संख्या में साल दर साल हुई बढ़ोतरी में संलग्न खामी दिखाया गया है। कर्नाटक के सहकारी समितियों को केंद्रीय सहायता हिमाचल प्रदेश में सहकार से समृद्धि पहल का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र का व्यवस्थित समावेशी समग्र विकास सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, आजीविका सृजन में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना है। शहद क्रांति 2.0 के तहत प्रमुख पहल 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन, 46,422 मौजूदा डेयरी सहकारी समिति सशक्त करना है। जम्मू कश्मीर सहकारी परितंत्र को पुनर्जीवित करना है। ललित कला अकादमी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अधीन राष्ट्रीय कला अकादमी ललित कला अकादमी ने आज नई दिल्ली में रविंद्र भवन में अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केंद्र में प्रमुख कला कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रदर्शनी का उद्घाटन करके इस अवसर को मनाया गया। चेन्नई स्थित केंद्रीय क्षेत्र प्रख्यात कलाकार अकादमी प्रथम बैच से शोधार्थी डॉक्टर श्री भगवान एस चंद्रन प्रदर्शनी 1954 में स्थापित ललित कला अकादमी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कलाकारों के कैंप, वर्कशॉप और स्कॉलरशिप, प्रकाशकों, डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पहलों और मिलकर ही अन्य सांस्कृतिक पहलों के जरिए भारत में वर्चुअल आर्ट्स को बढ़ावा देने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सबसे आगे रही है। केंद्र सरकार ने विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। भ्रामक एडटेक प्लेटफॉर्म और फर्जी विश्वविद्यालय। यूजीसी ने बताया कि कुछ एडटेक कंपनियां समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, टेलीविज़न पर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार कुछ विश्वविद्यालय के सहयोग से ओडीएल ऑनलाइन माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम उपलब्ध कराने के संबंध में विज्ञापन दे रहे हैं। यूजीसी ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की सभी छात्रों हितधारकों को सूचित किया है कि इस प्रकार की फ्रेंचाइजी व्यवस्था अनुमेय नहीं है और ऐसी किसी भी कार्यक्रम डिग्री में यूजीसी मान्यता प्राप्त नहीं है। विद्यालय शिक्षा में विद्यांजलि की स्थिति और सामुदायिक भागीदारी। विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय की विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की पहल। इसका उद्देश्य समर्पित पोर्टल के माध्यम से समुदाय और तथा स्वयं सेवकों को जोड़कर उनकी भागीदारी तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में संसाधन सहायता प्रदान करने के कार्य को सुगम बनाना है।
सरकारी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी स्तरों पर छात्रों के जरूरी कौशल को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण तरीकों से जुड़ी ठोस पहलों पर प्रकाश डालती है। सभी चरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन शैली, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा और समकालीन विषयों को समाहित करती है। उच्च शिक्षा में समय सीमा में मान्यता और प्रमाणन सुधार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता। केंद्र सरकार ने भारत में एआई के विकास और कार्य करें, एआई के भारत के लिए उपयोगी बनाएं के विजन साकार करने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा के रूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के 3 उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। ये उत्कृष्टता केंद्र कृषि, टिकाऊ शहर और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आईआईटी रोपण, आईआईटी कानपुर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित, मतलब कृषि के लिए आईआईटी रोपण, टिकाऊ शहर के लिए कानपुर और स्वास्थ्य सेवा के लिए भारतीय आईआईएससी बेंगलुरु में किया जा रहा है। 990 करोड़ बजट आवंटन, 25-26 500 करोड़ रुपए व्यय। देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालय शिक्षा समवर्ती सूची में है और भारत में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी समय पर सरकार ने फर्जी विश्वविद्यालयों को सूची प्रकाशित करता है। फरवरी 2026 में प्रकाशित नवीनतम सूची के अनुसार 32 संस्थानों की समय फर्जी विश्वविद्यालयों के अनुरूप की गई है। केंद्रीय वित्त पोषण संस्थानों का शोध परिणाम। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपने उत्तर में अल नीनो मानसून पर इनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। 2027 तक अल नीनो का प्रभाव फरवरी 2027 तक रह सकता है। अल नीनो की स्थिति के लिए तैयारी। 1950 के बाद से 16 बार अल नीनो की स्थिति बनी, जिसमें 7 बार भारतीय मानसून की बारिश पर असर पड़ा और बारिश सामान्य से कम रही। आईएमडी 2026 में दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान 13 अप्रैल 2026 को जारी करने के पहले चरण दीर्घकालिक पूर्वानुमान आईएमडी के अनुमान लगाया है, जिसमें मौसम बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का 92% होगी, जिसमें मॉडल में त्रुटि ±5% होगी। संशयी प्रश्न। मानसून विज्ञान वायुमंडल अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान को मजबूत बनाना है। मौसम आधारित कृषि सलाहें सेवाएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जरिए देश में मौसम पूर्वानुमान के मजबूत कदम उठाए गए हैं। हाई रेजोल्यूशन संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल के समर्थन के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाएं आधारित अवलोकन नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम पूर्वानुमान टूल जैसी अत्याधुनिक तकनीकी को अपनाया गया है। डीप ओशन मिशन का प्रभाव और उपलब्धियां। डीप ओशन मिशन सरकार द्वारा 2021 में शुरू किए गए प्रमुख पहल है। गहरे समुद्र में खनन, मानवयुक्त सबमर्सिबल और पानी के नीचे काम करने वाले रोबोटिक्स के तकनीकी का विकास समुद्री और वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सलाह है।
जुड़ी सलाह देने वाली सेवाओं का विकास, 3 गहरे समुद्र के जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए कम तकनीकी इनोवेशन, 4 गहरे समुद्र का सर्वेक्षण, खोज और समुद्री ऊर्जा मीठा पानी प्राप्त करना, समुद्री जीव विज्ञान के लिए आधुनिक स्टीम स्टेशन की स्थापना है। कार्यक्षेत्र वन में भारत के खास मानव एक समरसेबल मत्स्य 6000 का डिजाइन और सिस्टम इंजीनियरिंग पूरा हो चुका है। कार्यक्षेत्र 2 में महासागर के लिए समुद्र के स्तर, लहरों, तूफानी लहरों, केमिकल अनुमानों के छोटे पैमाने पर समझाने के लिए ओशन मॉडल का एक सेट है। भारतीय उपमहाद्वीप में तटों पर 100 साल में एक बार होने वाले अत्याधुनिक समुद्री स्तर का अनुमान। कार्यक्षेत्र 3 में गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण में तकनीकी नवाचार। भारतीय ईईजेड के पानी और तटों के नमूने गहरे समुद्र के लगभग 238 माइक्रो अलग किए गए हैं। एलईडी बल्ब खरीद लिया, एलईडी प्लेट 201 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किए गए, 31 सी माउंट का सर्वेक्षण किया गया। इसमें से 43 प्रजातियां विज्ञान के लिए संभावित रूप से हैं। कार्यक्षेत्र 4 में गहरे समुद्र का सर्वेक्षण अन्वेषण। समुद्र कार्यक्षेत्र 5 में समुद्र से पानी और ऊर्जा और ताज़ा पानी ज़्यादा क्षमता वाले ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन से निचले से चलने वाले डिसेलेशन प्लांट, खारे पानी को मीठा पानी प्लांट के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। कार्यक्षेत्र 6 में महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन, चेन्नई के नेमेली में आधुनिक मरीन स्टेशन बनाने के लिए जमीन ले ली गई। विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्रयोगशालाओं समेत 70 राष्ट्रीय अनुसंधान के साथ मिलकर ओशन या मरीन साइंस के अलग अलग क्षेत्रों में 145 संयुक्त शोध परियोजनाएं चल रही हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के माइनिंग कोड के ड्राफ्ट के समुद्री पर्यावरण सुरक्षा के लिए कड़े उपाय शामिल हैं। सरकार ने डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंडिया प्रयासों की जानकारी दी है। भारत सरकार जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रौद्योगिकी सबके लिए सुलभ बनाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मूल 3 आपस में जुड़े हुए हैं: डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना, सरकारी सेवा में डिजिटल रूप में सुरक्षा प्रदान करना, डिजिटल साक्षरता व रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम और इंटरनेट ब्रॉडबैंड पहुंच 2014 में 93 करोड़, 2026 में 133 करोड़ से अधिक टेलीकॉम कनेक्शन हो चुके हैं। ग्राहक 2014 में 25 करोड़ थे, 109 करोड़ 2026 में हो चुके हैं। भारत नेट गाँवों को नेट से जोड़ना। जून 2026 तक पूरे देश में भारत नेट परियोजना के कुल 2.21 लाख ग्राम पंचायतों की सेवा के लिए तैयार हैं। 80,472 ग्राम पंचायत भारत नेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस चालू है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के जरिए सेवा वितरण में डेटा की कीमत 2014 में 669 रुपये प्रति जीबी से 2025-26 में 8 से 10 रुपये प्रति जीबी हो गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा बाजारों में से एक बन गया है। आधार, डीबीटी, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग ऐप, ई-संजीवनी समग्र सामान्य सेवा केंद्र, डिजिटल कौशल विकास, प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता मिशन, फ्यूचर स्किल प्राइम, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय आईटी उद्योग, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी उपाय,
इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई कंप्यूटर फ्लिप, भारत फाउंडेशन, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल, एआई कोष सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्टार्टअप फाइनेंस। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नीति और कानूनी ढांचे की समीक्षा करते हुए वैश्विक घटनाक्रमों पर सरकार की नज़र। शिक्षा मंत्रालय ने 2 जुलाई 2020 में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए। इसमें सुरक्षित और प्रभावी ऑनलाइन लर्निंग के लिए रूपरेखा प्रदान है, जिसमें विद्यार्थियों की भलाई को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नई दिल्ली में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संसदीय परामर्श समिति की बैठक की। महाराष्ट्र सतारा जिले में डीआरआई ने अवैध ड्रग्स निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। भारत सरकार ने जून 2026 तक के अकाउंट्स की मासिक समीक्षा और वित्त वर्ष 26-27 जारी की। भारतीय फार्माकोपिया आयोग को फार्मा विजिलेंस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र और दवाओं की गुणवत्ता तकनीकी केंद्र के रूप में डब्ल्यूएचओ और SEARN द्वारा मान्यता प्राप्त। दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्र में फार्मा विजिलेंस दवाओं की गुणवत्ता मजबूत करने के लिए IPC की मान्यता मिली है। IPC नेपाल में WHO NEARN की 10वीं वर्षगांठ की बैठक भारत नियामक गुणवत्ता समर्थ का प्रदर्शन किया है। सरकार ने देश भर में पशु विकास, दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। असम में सुअर पालन विकास, पशुपालन उद्यमिता को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन सुधार, चाय सुरक्षा को मजबूत करना, पशु रोग नियंत्रण, पशु अवसंरचना को सुदृढ़ करना। औसत दुग्ध उत्पादन 14-15 में 1648 किलोग्राम से बढ़कर 24-25 में 2251 किलोग्राम हो गई। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन इसी अवधि 70% की वृद्धि हुई। 146 मिलियन मीट्रिक टन से 248 मिलियन मीट्रिक टन हो गया उत्पादन। चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से बहुसंस्थागत जांच तेज होने के लिए के साथ केंद्र ने राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल तैनात किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चांदीपुर वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया बल को गुजरात और राजस्थान में तैनात किया। यह तैनाती देश भर में प्रमुख अनुसंधान संस्थानों पर द्वारा नियंत्रण, गहन वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के द्वारा राज्य निगरानी इकाइयों के सहयोग से समन्वित एकीकृत निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत रोग नियंत्रण निगरानी मद्देनजर की गई है। वर्तमान में जारी
चांदीपुर वायरस के संपूर्ण नैदानिक स्पेक्ट्रम को समझा जा सके, इसे हल्के बुखार से लेकर तीव्र एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तक और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप मजबूत करने के लक्ष्य को उत्पन्न किया जा सके। तीव्र बुखार बीमारी सैंड फ्लाई को प्रमुख माना जाता है। वैज्ञानिक जांच ये क्या मच्छर और किडनी कीट जैसे ऑर्किड संरक्षण की भूमिका निभा सकते हैं। गाय भैंस बकरियों के रक्त नमूने के साथ साथ दुग्ध नमूने के भी परीक्षण एकत्र किए गए हैं। अब तक 70 पशुओं में रक्त नमूने एकत्र किए गए हैं। चांदीपुर वायरस वर्तमान में जारी जांच में गुजरात में 2024 में हुए चांदीपुर वायरस प्रकोप से मिले सबक का भी उपयोग किया जा रहा है। सभी नमूनों को CHPC नहीं पाया गया है। गांधीपुर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में वर्तमान रोग से प्राप्त वायरस के नमूनों संपूर्ण जीनोम अनुक्रम किया जा रहा है। राजेंद्र मेमोरियल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च पटना, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, पशुपालन और दुधार विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री गुजरात सरकार सहयोग से चांदीपुर वायरस एंसेफेलाइटिस प्रकोप की जांच गुजरात सरकार 2024 भारत शीर्षक शोध पत्र प्रकाशित किया है। 15 तृतीय देखभाल अस्पताल में फैला। रेप्टो बैंक ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह से 22.9 करोड़ रुपए के लाभांश के चेक भेंट किया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र विकास। जिला स्तरीय फॉरेंसिक मोबाइल वैन नेटवर्क। सरकार ने फॉरेंसिक क्षमताओं को आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी। इसके तहत देश में सभी जिलों और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराने के लिए 496.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। $619 मोबाइल फॉरेंसिक वैन आवंटित की जा चुकी हैं। कर्मचारियों सहित परिचालन वाहन जारी है। बिहार और पूरे देश में CCTNS का उपयोग और परिणाम। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लगभग तत्क्षण अपराध और अपराधी संबंधित डेटा के समग्र अध्ययन विश्लेषण सुविधा प्रदान करता है। सरकार का उद्देश्य भारत में इंटरनेट को गैर कानूनी अश्लील कंटेंटों को मुक्त रखना, एक सुरक्षित भविष्य में डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करता है। NCRB महिलाओं और बच्चों से पर हो रहे साइबर अपराधों के गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट मॉडल नागरिकों को डीफेक से जुड़ी संदिग्ध डिजिटल संस्थाओं को चिन्हित करने में मदद करता है। सरकार अनेक पहलों के माध्यम से पत्रकारों के लिए कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और मान्यता संबंधी सहायता सुनिश्चित करती है। सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम IT ढांचा पायरेसी विरोधी प्रवर्तन को मजबूत करते हैं। 49
796 टेलीग्राम चैनलों और 1263 वेबसाइटों सहित 7393 URL निष्क्रिय किए गए हैं। पिछले एक वर्ष में सार्वजनिक प्रसारकों की संपादकीय स्वायत्तता व या कार्यप्रणाली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। RLCC जम्मू के मध्यस्थ प्रवासन के पाकल जल विद्युत परियोजना के 210 श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाला समझौता। NCS पोर्टल राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की स्थापना के बाद 10.05 करोड़ से अधिक रिक्तियों को जुटाया। स्थापना के बाद राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर 6.64 करोड़ से अधिक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण कराया। 15 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर 17.68 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय सेवा कैरियर पोर्टल और निजी भागीदारी के बीच अब तक 40 से अधिक साझा ज्ञापनों पर समझौता किए गए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी को मजबूत करने के लिए दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। नेवा के कार्यान्वयन संबंधी चुनौती। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के कार्यान्वयन में एक सामान्य एप्लीकेशन का विकास शामिल है जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, विधानमंडलों में अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्रथाओं और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के विविध नियमों को पूरा करने में सक्षम हो। नेवा परियोजना के तहत 21 विधानसभाओं के डिजिटल विधानसभा में परिवर्तित किया गया है। स्वामित्व योजना और ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व अधिकार का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों का अधिकारों का डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करना है। दूसरी ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग 4 से 5 अगस्त 2026 को आयोजन। संसदीय प्रश्न। CP ग्राम्स और डिजिटल पेंशन में सुधार। सरकार ने जन शिकायत निवारण, दक्षता, गुणवत्ता, जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कई पहलें की हैं, जैसे कि 10 चरणीय CP ग्राम सुधारों का कार्यान्वयन, शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन करने के लिए जन शिकायत प्रभावी निवारण हेतु व्यापक दिशा निर्देश 2024 जारी किए हैं। मिशन कर्मयोगी और IGOT डिजिटल क्षमता विकास, सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी 2020 में नियम आधारित भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रणाली में परिवर्तन लाने और भारतीय लोकाचार के लिए वैश्विक दृष्टिकोण पर सिविल सेवा विकास के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया। कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत। अब सिंगल ऑन इंडिया लाइसेंस के साथ सभी मार्गों पर कर सकेंगे परिचालन। कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना। भारतीय रेलवे ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को बनाया सरल। सुधारों, परिचालन लागत, प्रदूषण की
में आएगी कमी, सड़कों पर भीड़ भाड़ में राहत तथा उद्योग विशेषकर एमएसएमई को होगा लाभ। 25 करोड़ रुपए का एक समान पंजीकरण शुल्क और लाइसेंस विस्तार का कोई नवीनीकरण शुल्क नहीं। सभी मार्गों के लिए एकल लाइसेंस, एक समान पंजीकरण शुल्क, लाइसेंस विस्तार का कोई शुल्क नहीं। मौजूदा ऑपरेटरों को राहत, उद्योग को लाभ और एक समान लाइसेंस व्यवस्था की दिशा। भारतीय रेल देशभर में 19 रेल नीर संयंत्र संचालित कर रहा है, जिसमें यात्रियों को सुरक्षित बोतलबंद पेयजल आपूर्ति। प्रत्येक रेल नीर संयंत्र क्षमता प्रतिदिन 1 लाख बॉटल है। भारतीय रेल ने जुलाई 2026 तक वित्त वर्ष 26-27 के लिए अपने 2.93 लाख करोड़ रुपए बजट अनुमान के लिए 39% यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए का उपयोग किया है। भारतीय रेलवे कोचों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए कई स्तरों पर अग्नि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है। प्रत्येक कोच में कम से कम 2 अग्निशामक यंत्र, पेल्ट्री कारों में वाटर सिस्टम, अग्नि संयंत्र और यात्री आपातकालीन संचार सुविधाएं कोच की सुरक्षा को मजबूत करती हैं। इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन 139 यात्रियों के लिए आपातकालीन सहायता तक त्वरित पहुंच सक्षम बनाती है। हालांकि जनरल कोचों के यात्रियों के लिए मदद नहीं करती है। आपात स्थिति भारतीय रेलवे का प्रारंभिक ध्यान लोगों की जान बचाने, घायलों की देखभाल करने और फंसे हुए यात्रियों को राहत प्रदान करने पर होता है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के असाधारण बहादुरी दिखाने वाले 12 रेड माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है। पुरस्कारों में प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख की एकमुश्त नकद और मेडल प्रमाण पत्र। सर्वोच्च जीवन रक्षक पदक पाने वाले का नाम श्री वकील हसन, श्री मुन्ना, श्री अंकुर कुमार, श्री मोनू कुमार, श्री देवेंद्र, श्री मोहम्मद राशिद, श्री फिरोज कुरैशी, श्री जतिन कश्यप, श्री सौरभ कश्यप, श्री मोहम्मद इरशाद, श्री नसरुद्दीन, श्री नसीम। आधुनिक संपर्क सुविधाओं के माध्यम से वाराणसी को वैश्विक आध्यात्मिक स्थल के रूप मजबूत बनाना है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के मामले में रियायत वाली कंपनी और परामर्शदाता अधिकारियों के खिलाफ NHAI की सख्त कार्रवाई। स्तन कैंसर के लक्षित उपचारों के प्रकाश सक्रिय होने वाले नैनो रोबोट्स सहायक हो सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का इंस्पायर कार्यक्रम। इंस्पायर मानक लाखों विचार, राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाने हुए इंस्पायर उच्च शिक्षा के लिए इंस्पायर फेलोशिप 10 से 17 आयु के कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए मूल विचारों नवाचारों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीच नवाचार और वैज्ञानिक रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। इंस्पायर उच्च शिक्षा में प्रतिवर्ष 12,000 छात्रवृत्ति और प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य 80,000 रुपये प्रति माह और इंस्पायर के लिए 37,000 प्रति माह। जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप 42,000 रुपये प्रति माह। स्वीकार मकान किराया भत्ता 20,000 रुपये वार्षिक आकस्मिक अनुदान
और इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए 27 से 32 वर्ष आयु 1,25,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप 2,000 रुपये वार्षिक वृद्धि और फेलोशिप अवधि 35 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान मिलता है। केंद्र सरकार विज्ञान में उच्च शिक्षा और अनुसंधान करने के लिए मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु इंस्पायर कार्यक्रम के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रही है। 5 वर्षों के दौरान घटकवार इंस्पायर गतिविधियों जिसमें प्रत्येक घटक के अंतर्गत समर्थित विद्यार्थियों और युवा शोधकर्ताओं के साथ शामिल नीचे दी गई है। केंद्र सरकार मतलब विज्ञान बस को बाकी को नहीं दे रही है। केंद्र सरकार इंस्पायर कार्यक्रम पहुंच समावेशिता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए अनेक लक्षित पहलें की हैं। उभरती प्रौद्योगिकी के लिए कौशल विकास। भारत कौशल मिशन सिम के अंतर्गत कौशल उद्यमिता मंत्रालय केंद्रीय कौशल विकास कार्यक्रम भारत के कौशल मिशन सिम के अंतर्गत उद्योग अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षुता प्रोत्साहन देशों में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना शुरू की गई। 22-23 में योजना का NAPS 2 के रूप में जारी किया गया। पूर्व प्रशिक्षण को माने तो भारत सरकार ने कौशल मिशन सिम के अंतर्गत उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं के लिए कौशल विकास पहल। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के उद्देश्य और पात्रता मानदंडों को स्पष्ट किया है। संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मौजूदा EWS आरक्षण प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संविधान में संशोधन 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक कुल आय 8 लाख रुपए। हालांकि इसमें कृषि आय को शामिल नहीं किया गया है। आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को माना गया है। जिन व्यक्तियों के परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक की आवासीय फ्लैट, अनुसूचित नगर पालिका वर्ग 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड या अधिसूचित नगर पालिका के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज और उससे अधिक आवासीय भूखंड को EWS के तौर पर नहीं माना जाएगा। दो 24-25 के दौरान किए गए नए देशव्यापी सर्वेक्षण में हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों को कोई नहीं मिला। चिन्हित किए गए सभी 59,098 हाथ से मैला उठाने वालों को 40,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिल चुकी है। 23-24 से 25-26 तक पुनर्वास पहलों के तहत 5,632 विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। 483 लाभार्थियों को पंजीकृत सब्सिडी प्रदान की गई है। निर्यात उत्कृष्टता के माध्यम से वस्त्र निर्माण को सुदृढ़ बनाना है। VCFSC ने महाराष्ट्र के सांगली में कैसे यानी फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड को व्यवसाय विस्तार और रोजगार सृजन को सक्षम बनाया है। सूर्य शक्ति का योजना
जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन। भारत के जीआई टैग पर प्राप्त हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें जीआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मजबूती मिली है। वन अधिकार अधिनियम। जनजातीय कार्य मंत्री उत्तर उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 और इसके तहत बने नियमों के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की जिम्मेदारी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों प्रावधानों की है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय या संघ राज्य क्षेत्रों के मासिक प्रगति रिपोर्ट संचालित करता है। वीडीडीके के आदिवासी महिलाओं की भागीदारी। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से उद्यमिता पहलुओं को सुदृढ़ करने, अधिक कुशल, समान और संबंध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, अनुसूचित जनजातीय सामाजिक कल्याण विकास कल्याण, इरूला जनजातीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर, त्रिपुरा में जनजातीय उत्पादकों की आय, अनुसूचित जनजाति छात्र वृत्ति योजना के कारण छात्रवृत्ति की बकाया, पश्चिम बंगाल पीएम जनमन और DAJGUA ओडिशा में पीएम जनमन और जनजातीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर ने महिलाओं के सशक्तिकरण, देशभक्ति और अदम्य साहस को सशक्त संदेश देकर 8500 किलोमीटर की प्रेरणादायक साइकिलिंग यात्रा पूरी करने में आशा मालवीय को बधाई दी है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित तथा तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के जिम्मे है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार संबल उप योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देश भर में OSC के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी, बुनियादी ढांचा सहायता उपलब्ध कराती है। निधियां सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सिंगल नोडल एजेंसी या SNN स्पर्श के लिए व्यय विभाग दिशा निर्देश जारी करता है। वन स्टॉप सेंटर देश भर में हिंसा से प्रभावित संकटग्रस्त महिलाओं को चाहे वे निजी हो या सार्वजनिक स्थान हो, एक ही छत के नीचे समेकित तत्काल सहायता तथा समर्थन प्रदान करते हैं। यहाँ देश भर में जरूरतमंद महिलाओं की चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श, स्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, सामाजिक परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थापना 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2026 तक 1033 वन स्टॉप सेंटर को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 991 वन स्टॉप सेंटर देश भर में संचालित किए जा चुके हैं। महिला हेल्पलाइन आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पोषण ट्रैकर डिजिटल एप्लीकेशन। मिशन सक्षम अंगनवाड़ी 2.0 के अंतर्गत पोषण परिणामों और अन्य सेवाओं की निगरानी समीक्षा के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधिकरण उपकरण।
केंद्रीय दंतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने विलंब कम करने और तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल पोर्टल के अंतर्गत एडॉप्शन मॉड्यूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दंतक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया। भारत सरकार की कई योजनाएं महिलाओं द्वारा संपत्ति के स्वामित्व उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण नामक एकीकृत सर्वेक्षण आयोजित है। 2019-20 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान में सहायता। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई है। बच्चों के ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और शोषण को रोकने, पता लगाने और उससे निपटने के लिए एक व्यापक समन्वित ढांचा। बाल यौन अपराध अधिनियम 2012 बच्चों के यौन अपराधों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के लिए धारा 12 और धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित बाल यौन उत्पीड़न के लिए दंड प्रावधान है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन माध्यमों से यौन संबंधी टिप्पणी करना, अश्लील सामग्री दिखाना, यौन इरादे से बार बार बच्चे का संपर्क करना शामिल है। धारा 13 में यौन पुष्टि के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की मीडिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक में अश्लील सामग्री बच्चे को उपयोग करना अपराध घोषित है। मुद्रित और प्रसारित मीडिया शामिल है। धारा 14 में प्रथम अपराध के लिए कम से कम धारा 14 में प्रथम अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष कारावास जुर्माना प्रावधान है, जबकि दूसरी यह उसके बाद की सजा के लिए कम से कम 7 वर्ष कारावास जुर्माने का प्रावधान अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त धारा 15 में बच्चों के संबंधी अश्लील सामग्री को संग्रहित करने, उसे रखने की श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान है। अपराध की प्रकृति, उद्देश्य के आधार पर ऐसी सामग्री को हटाने के लिए नष्ट करने की रिपोर्ट करने में विफलता भी शामिल है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न के अपराधों के निपटने के कानूनी ढांचे को और मजबूत करती। धारा बीएनएस की धारा 294 अश्लील सामग्री बिक्री, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रसार के अपराध घोषित करती, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामग्री भी शामिल है। धारा 295 विशेष रूप से बच्चों को अश्लील सामग्री बिक्री, वितरण, प्रदर्शन प्रतिबंधित करती है। आईटी नियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन यौन अपराधों निपटने के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। नियम 3B आईटी नियम 2021 के तहत मध्यस्थों की शिकायत प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर पूर्ण या आंशिक नग्नता, यौन कृत्यों, एआई जनित या मॉफ्ड अंतरंग छवियों वाली सामग्री को हटाने या उस पर पहुंच को सक्षम करने की आवश्यकता है। आईटी नियम 2000 की धारा 79 में उपधारा 3 में खंड बी में कहते हैं तो उपयुक्त सरकार ऐसी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सहयोग पोर्टल शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसी भी गैरकानूनी कृत्य को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जा रही जानकारी, डेटा, संचार, लिंक तक पहुंच को हटाने के लिए निष्क्रिय करना है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 पूरे देश में 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है।
विषय है जीवन की सर्वोत्तम संभव शुरुआत हेतु स्तनपान स्तनपान के महत्व का प्रचार। पोषण अभियान के तहत आयोजन। यह अभियान बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिनों के यानी गर्भावस्था जन्म के बाद से पहले 6 महीने और 24 महीने की उम्र तक के समग्र समय तक ध्यान केंद्रित करना है। इस दौरान मिलने वाला पोषण, देखभाल, स्नेह, मस्तिष्क के विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि, सीखने की क्षमता, जीवन भर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें स्तनपान शिशु के जीवित रहने और स्वस्थ विकास के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी उपायों में से एक बन जाता है। मंत्रालय सभी परिवारों से आग्रह करता है कि वे सुनिश्चित करें कि जन्मजात शिशु को जन्म से 1 घंटे पहले घंटे के भीतर, जिन्हें स्वर्णिम घंटा कहा जाता है, माँ का दूध मिले। कोलेस्ट्रॉल जो गाढ़ा पतला दूध पहला दूध कोलेस्ट्रॉल जो गाढ़ा पहला दूध कोलेस्ट्रम जो गाढ़ा पहला दूध होता है, जिसे अक्सर शिशु का पहला प्राकृतिक टीका कहा जाता है, एंटीबॉडी और अनिवार्य पोषक तत्व से भरपूर होता है और इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। माँ और शिशु के बीच शुरुआती त्वचा का संपर्क स्तनपान शुरू करने में सहायक होता है, दोनों के बीच जुड़ाव को मजबूत करता है। पहले 6 महीने तक शिशु केवल स्तनपान कराना चाहिए, जिसमें पानी, शहद, घुट्टी, ग्लूकोज, फार्मूला दूध शामिल ना हो, क्योंकि इस अवधि के दौरान केवल स्तन का दूध ही सभी पोषण और जल को आवश्यकताओं को पूरा करता है और शिशु को संक्रमण से बचाता है। हर 6 महीने की उम्र से शिशु को उम्र के अनुसार पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए, जबकि स्तनपान को 2 साल और उससे अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। माताओं को शिशु को सही पोजीशन में दूध पिलाने के साथ ही जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मार्गदर्शन किया जा रहा है। उन्हें अपने और अपने शिशु के लिए सबसे आरामदायक स्तनपान कराने की पोजीशन अपनाने का प्रोत्साहन किया जा रहा है। पूरे सप्ताह मांग के अनुसार बार-बार दूध पिलाने में कठिनाई होने वाले पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र सहायता लेने पर जोर दिया जा रहा है। काम करने वाली माताओं को स्तन दूध निकालने और सुरक्षित रूप संग्रहित करने के बारे में परामर्श दिया जा रहा है, ताकि स्तनपान निर्बाध रूप से जारी रह सके। सड़कों की नई तस्वीर। भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इकोसिस्टम का उदय। भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी की ओर बढ़ रहा है। 2016 के बाद ईवी में 46% की बढ़ोतरी हुई। 2020 में 12 लाख अमेरिकन डॉलर, 2024 4.4 करोड़ अमेरिकन डॉलर हो गया है निर्यात हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की ओर भारत का उदय। पूरे भारत में भीड़भाड़ वाले शहरों योजना आने वाले शहरों में लास्ट मोबिलिटी कनेक्टिविटी यात्रा के आखिरी चरण की सुविधा के तरीके के तहत नए सिरे से विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी क्या है? ईवी ऐसा वाहन है जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलता है, बैटरी ज़्यादा जमा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, बाहरी पावर सोर्स से रिचार्ज किया जा सकता है। ईवी के 4 तरह के होते हैं। बैटरी ईवी जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, हाइब्रिड ईवी और प्लग इन ईवी जो वाहनों को चलाने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रॉनिक मोटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एचपी ईवी से ज़्यादा देर तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से चलने के लिए बाहरी तौर पर रिचार्ज होने वाले बैटरी पैक भी शामिल है। फ्यूल सेल ईवी जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बनाई जाती है।
भारत ईवी काम की पिछला दशक मोबिलिटी 2000 शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी 2015 में शुरू हुआ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान स्कीम लॉन्च किया गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 भारत में हाइब्रिड ईवी तेजी अपनाना बढ़ावा निर्माण। ईवी की कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 15-16 में 0.08% से 25-26 में 8.26% हुई है। दो 25 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ईवी बाजार बनकर उभरा। 4 लाख से अधिक यूनिट्स के साथ देश भर में ईवी बिक्री में 18% बिक्री हासिल की है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने 2025 में लॉन्च किया। परिवहन, विद्युतीकरण, चार्जिंग अवसंरचना तैयारी और ईवी शोध के नवाचार से 16 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हर क्षेत्र में मजबूती की तस्वीर मिलती है। स्कोर के आधार पर क्षेत्र में फ्रंट रनर मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे आगे और परफॉर्मर प्रगति कर रहे हैं और इंस्पेक्ट जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है तौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ फ्रंट रनर के तौर पर उभरे हैं। जब ई विटारा सुजुकी की पहली मेक इन इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटजिक बैटरी ईवी भारत में ग्रीन मोबिलिटी यात्रा अगस्त 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सुजुकी की पहली ग्लोबल स्ट्रेटजिक बैटरी इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल ई विटारा लॉन्च किया है। इन मेक इन इंडिया ईवी को योजना और यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजारों में 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात का लक्ष्य है। दिल्ली में ईवी में सबसे प्रभावशाली ईवी नीति में से एक है। विनिर्माण पर राष्ट्रीय मिशन ईवी के नवाचार विकास के लिए अहम सीड सेक्टर पर तैयार किया जा रहा है। पीएम ई ड्राइव योजना 2024 में शुरू की गई है। मकसद मांग संबंधी प्रोत्साहन बढ़ाकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, चार्जिंग अवसंरचना के जरिए ईवी अपनाने को रफ्तार बढ़ाना है। ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना 2024 में शुरू की। हर बस को 12 साल तक पेमेंट सिक्योरिटी कवर मिलना है। कुल 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ पीएलआई योजना 14 क्षेत्र में औद्योगिक विकास एक मुख्य कारक के तौर पर उभरी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फार्मास्यूटिकल को प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्ययोजना पीएलआई योजना 2021 में शुरू की गई। एसीसी नई पीढ़ी के एडवांस एनर्जी स्टोरेज तकनीकी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी के तौर पर स्टोर कर सकती है। ज़रूरत पड़ने पर वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी रियायत दर लागू होती है, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक कारों 2 पहिया 3 पहिया पर लागू होती है।
भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक कुल गाड़ियों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में से है, जो ग्लोबल ईवी 30 पहल अपनाना है। 2030 तक पूरे भारत में 13.2 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके ईवी इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। सरकार कॉरपोरेट एक्सेस फ्यूल इफिशियंसी चरण 3 में 2027 से 32 तक और चरण 4 2033-37 तक तैयार कर रही है। भारत के कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी नियम 2017 लागू किए गए थे। इसके तहत बनाया गया वाहन बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा ईंधन किफ़ायती कम उत्सर्जन गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली आगे बढ़ें और अलग गाड़ियों की बेहतर माइलेज को बढ़ाने में ये नियम ईवी के दिशा में अहम भूमिका बड़े पैमाने पर कुल उत्पादन क्षमता उत्सर्जन करते हैं। नोवे इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2026 का सम्मेलन 7 और 8 अगस्त 2026 को आयोजन। आज कितना है? आज 6 अगस्त है। ये 5 अगस्त का PIB है। पिछले 12 वर्षों में भारत में रसायन पेट्रोलियम क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पेट्रोलियम रसायन केमिकल में 3.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया। 3.7 लाख लोगों को रोजगार सृजित हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए रासायनिक पार्कों को भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। विकसित भारत 2047 कार्य योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर खतरनाक रसायनों के सुरक्षित संचालन, खतरनाक रसायनों के जुड़े जोखिम कम करना है।